बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू अकेडमी में। मैं महिमा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम रास मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। रास मैकेनिज्म क्या होती है, क्या एंजियोटेंसिन्स होती हैं, कैसे रेनिन निकलता है, और भी बहुत सारी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। रास मैकेनिज्म को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं, इसलिए मैं आज सिर्फ और सिर्फ रास मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगी आप लोगों को। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रास मैकेनिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले तो वेलकम टू मायू अकेडमी। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। रेगुलेशन ऑफ किडनी, मतलब किडनी का रेगुलेशन कैसे होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, इस बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे बड़ी बात है वो हार्मोन के बारे में जानेंगे, जो हार्मोन जो है वो किडनी फंक्शन करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक, सबसे पहला हार्मोन है एडीएच हार्मोन। एडीएच हार्मोन का फुल फॉर्म होता है एंटी डायरेटिव हार्मोन। एंटी डायरेटिव हार्मोन्स के बारे में आपने जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था तब आपने इसके बारे में जाना था। ठीक है, और जिन बच्चों ने एंडोक्राइन सिस्टम नहीं पढ़ रखा है या जिनको नहीं आता है वो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं अब अगला रीनल खत्म होने के बाद एंडोक्राइन ही आप लोगों को पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये तो बात रही अलग। अब एडीएच हार्मोन के बारे में आपको कुछ कुछ नॉलेज दे देती हूँ, बाकी एक्स्ट्रा जो जानेंगे ना वो हम एंडोक्राइन में जब पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियर होता चला जाएगा। अभी फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं एडीएच हार्मोन के बारे में, एंटी डायरेटिव हार्मोन के बारे में। इसका जो दूसरा नाम होता है वो दूसरा नाम होता है इसका वैसोप्रेसिन। डेफिनेशन की अगर बात करो तो एडीएच प्रिवेंट एक्सेसिव यूरिनेशन बाय द इंक्रीजिंग वाटर रीअब्सॉर्प्शन इन द किडनी। ठीक है, इसका मतलब होता है एडीएच क्या करता है ना, प्रिवेंट करता है एक्सेसिव यूरिनेशन को, यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन ना बने। अगर ज्यादा ही यूरिन बन जाएगी, एक्सेसिव मटेरियल अगर हमारा फ्लश आउट हो जाएगा, तो अब जो मिनरल्स हमें बचाने हैं वो कैसे बचेंगे, वो भी तो बचाना जरूरी है ना हम लोगों को। तो इस वजह से जो है एडीएच हार्मोन इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब एडीएच सिंथेसाइज कैसे होता है और सेक्रेट कौन करता है? सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस से, और सेक्रेटेड कराती कौन है? वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो सेक्रेट कराती है। अभी हाइपोथैलेमस वगैरह के बारे में आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने एंडोक्राइन नहीं पढ़ा हुआ है। जब आप एंडोक्राइन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाइपोथैलेमस सबसे बड़ी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं उसको। ठीक, यही जो हाइपोथैलेमस है वही सिंथेसाइज कराती है एडीएच को। ठीक, ये एक अलग बात है। अब एडीएच जो है वो दो चीजों पे काम कर रहा है। सबसे अच्छी पहली चीज कि एक्शन ऑफ ऑन किडनी, किडनी पर एक्शन कैसे हो रहा है और वेसोप्रेसिन पर कैसे कर रहा है। ठीक, सबसे पहले एक्ट ऑन किस पर एक्ट कर रहा है? डीसीटी और सीडी पर। डीसीटी का मतलब पता है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और सीडी कलेक्टिंग डक्ट पर ये एक्ट करेगा। कहां कहां एडीएच एक्ट कर रहा है वो बात मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, इसके अलावा और अगर वहां पे एक्ट करेगा तो उसके एक्ट करने से क्या होगा? उसके एक्ट करने से होगा रीएब्जॉर्बेशन ऑफ H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि रीएब्जॉर्ब हो जाएगा H2O। H2O मतलब वाटर, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना और इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन करना। देखो सारा वाटर तो वैसे भी नहीं निकाल देंगे। अगर सारा पानी अगर हमारे शरीर से निकल जाएगा तो हम हाइड्रेटेड कैसे रहेंगे? हमारे बॉडी में भी तो फ्लूइड की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, तो इसलिए हमें वाटर हमें हाइड्रेट सकता है। तो इसलिए वो जो वाटर की क्वांटिटी है वो सारी की सारी ना निकल जाए, उसमें मदद करता है एडीएच। और इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट भी ना निकल जाए, सारे NaCl वगैरह है, ये सारे SpO3 है, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट अगर निकल गए तो बड़ा परेशानियों का सबब बन जाता है। तो उनको प्रोटेक्ट कौन करता है? एडीएच। ठीक, ये एक अलग बात है। अब वेसोप्रेसिन करता क्या है? जब मोर वाटर रिमूव करता है, जब ज्यादा से ज्यादा, अब जैसे अचानक ही अब जी एक्ट कैसे हो रहा है इस पे, अब वो ज्यादा पानी निकल रहा है, तो जब बहुत ज्यादा पानी निकलेगा तो वेसल्स क्या हो जाएंगी? कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो बीपी क्या होगा? बढ़ेगा, और जीएफआर भी बढ़ेगा। अगर ठीक नहीं हुआ, एडीएच खराब हो गया, तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई तो उससे बीपी बढ़ता है और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाता है। ठीक, ये है एक अलग बात। समझ में आ गया होगा आपका एडीएच का फंक्शन। एडीएच ऐसे काम करता है, और अगर गड़बड़ हो जाए इसमें, तो अगर ज्यादा से ज्यादा पानी अगर हमारी बॉडी से निकलने लगेगा, इसका मतलब वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई, मतलब पिचक गई, जैसा इसमें दिखाई दे रहा है।
ठीक है, वेसल्स क्या हो गई, वेसल्स गई पिचक, और अगर पिचकने से क्या हो रहा है, बीपी जो है वो बढ़ रहा है और जीएफआर भी बढ़ रहा है, ये है असली बात। ठीक, समझ गए होंगे आप लोग। प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो चार्ट में अगर आप देखो तो इस तरीके से एडीएच वैसोप्रेसिन एक्ट्स ऑन ब्लड वेसल्स, डीसीटीसीडी एंड लेस यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन, जीएफआर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, अब की पॉइंट की बात कर लेते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म ये लिखा है, सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट वाटर एब्जॉर्प्शन यूरिन वॉल्यूम कॉजेस ये इंक्रीजिंग बीपी एंड द हेल्पिंग मेंटेन जीएफआर। ठीक, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम अपनी रास मैकेनिज्म के बारे में। रास मैकेनिज्म मैडम, रास मैकेनिज्म कैसे क्या फंक्शन करता है, ये सारी चीजें आपको टफ लगती हैं। अब इसके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहली बात, रास की फुल फॉर्म होती क्या है? रास की फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये होती है रास की फुल फॉर्म, रास मैकेनिज्म की फुल फॉर्म। अब ये चल कैसे रहा है वो देखो। एफरेंट एट्रियोल जो है वो मॉडिफाई हो जाता है जगस्टा मेडुलोलस सेल्स के अंदर, जेजी सेल्स में। जगस्टा अपना नाम सुना होगा, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ पिछली वीडियो में ही आपको जगस्टा मेडुलरस एपरेटस, जगस्टा मेडुलरस सेल्स, इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था इसमें आरसीबी बनता और बिगड़ता है, ये हमारे लिए एरेथ्रोपोइटिन बनाता है, जेजी सेल्स ही हमारी एरेथ्रोपोइटिन बनाने में मदद करती है। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक, अब बात करते हैं जेजी सेल फॉर्म क्या क्या कर रही है। जेजी सेल फॉर्म कर रही है रेनिन और दूसरा कर रही है एंजियोटेंसिन। एक सेकेंड, इसमें लिखा नहीं है क्या? इसमें आया क्यों नहीं? इट्स ओके, मैं आपको ना इसमें से बताती हूँ। ठीक है, इसमें देखिए, रेनिन एंड इरेथ्रोपोइटिन, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन कराने वाला हार्मोन। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बहुत ज्यादा पानी निकला, बीपी घट गया, जीएफआर घट गया, क्योंकि वेसल्स डायलेट हो गई, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे तो बीपी बढ़ेगा और जीएफआर बढ़ेगा। और अगर वाटर ज्यादा अगर हो गया तो इसका मतलब बीपी घट गया और जीएफआर भी घट गया। जीएफआर घटने से क्या हो रहा है, लेस ब्लड कम इनटू क्या नाम है, एए यानी कि एफरेंट एट्रियोल। इसमें ए लिखा हुआ है ना, तो लेस ब्लड कम इनटू द एफरेंट एट्रियोल। एफरेंट एट्रियोल के पास में ब्लड जो है वो कम पहुंचेगा। एफरेंट एट्रियोल के पास में जब ब्लड अगर कम पहुंचेगा तो जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी। भाई वो तो बनाने तो काम करना ही है, वो तो काम करेंगे। जेजी सेल एक्टिवेट हो गई, उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैक्युलर डेंसा एक्टिवेट हो जाएगा। मैक्युलर डेंसा एक सेल मान लीजिए, एक सेल है वो एक्टिवेट हो जाती है एंड नाउ जेजी सेल रिलीज। वो अब देखो, जेजी सेल एक्टिव होके मेडुला डेंसा को एक्टिवेट करेगा, उसके बाद जेजी सेल रिलीज होंगी। एक्टिवेट करने के बाद में रिलीज हो रही हैं। ठीक है, जब रिलीज हो गई तो रिलीज होने के बाद में क्या फॉर्म कर दिया उन्होंने, रेनिन का फॉर्मेशन कर दिया। रेनिन क्या कर रहा है, रेनिन इट एक्टिवेट द, माफ करना, इट एक्टिवेट द angiotensin convert into the angiotensin first। समझ में आई? देखो दोबारा से बताऊंगी मैं आपको, अभी आप सुन लो पहले। ठीक है, सबसे पहले इट एक्टिवेट एंजियोटेंसिन। सबसे पहले ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन को एक्टिवेट कर दिया रेनिन ने। रेनिन जो फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 फिर से कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा के बीपी को बढ़ाएगा और जीएफआर को कम करेगा। और यही एंजियोटेंसिन 2 ऊपर जाकर डायलेट हो जाएगा। समझ गए? पूरा इसका पूरा साइकिल है, रास मैकेनिज्म पूरी एक साइकिल है जो गोल 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 घूम रही है। समझ गए? अब लिवर में जाके इसका क्या काम है, जो ये लिखा है, इन लिवर एंजियोटेंसिन हार्मोन प्रोड्यूस और सिंथेसाइज बनाता है और सिंथेसाइज करता है। क्यों? और बना के और सिंथेसाइज करके कहाँ रख देता है, स्टोर इन किडनी, किडनी के पास पहुंचा देता है। ये है पूरी मैकेनिज्म। दोबारा बताती हूँ, ठीक है। एफरेंट मॉडिफाई हो जाता है जगस्टा सेल्स के अंदर। जगस्टा सेल्स दो चीजें प्रोड्यूस करती हैं, एक करती है रेनिन, दूसरा इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन। ठीक, अब जगस्टा सेल्स जो है वो एक्टिवेट होंगी तो क्या होगा, डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट की बात करेंगे हम। सबसे पहले सेल अगर ज्यादा पानी हुआ तो बीपी घट गया, जीएफआर कम हो गया। अगर कम और ज्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर कम हो गया तो लेस ब्लड भी कम हो जाएगा एफरेंट एट्रियोल के पास में।
ठीक है, ब्लड कम हो गया, ज्यादा पानी आ गया, ब्लड कम हो गया, क्योंकि पानी ज्यादा आ गया तो ब्लड कम हो गया एफरेंट एट्रियोल के पास में। एफरेंट एट्रियोल के पास में अगर ब्लड कम हो गया तो जेजी सेल्स एक्टिवेट हो गई, क्योंकि जेजी सेल्स को तो काम कर रही है, तो जेजी सेल एक्टिवेट हो गई। जेजी सेल अगर एक्टिवेट हो गई तो मैक्यूला डेंसा को एक्टिवेट कराएंगी, क्योंकि उनको भाई काम करना है, तो वो तभी तो रिलीज हो पाएंगे, वो एक्टिवेट इसलिए हुए हैं क्योंकि उन्हें रिलीज होना है। तो जेजी सेल एक्टिवेट होकर मैक्यूला डेंसा को एक्टिवेट कराएंगी ताकि वो रिलीज हो सके। फिर जेजी सेल जो है वो रिलीज हो गई। जेजी सेल जैसे ही रिलीज हुए उन्होंने फॉर्म कर दिया क्या, रेनिन। उन्होंने रेनिन फॉर्म कर दिया। रेनिन फॉर्म होते ही रेनिन क्या करता है, वो एंटी एंजियोटेंशन को एक्टिवेट करा देता है। अगर वो कहता है चलो उठो एंजियोटेंशन, चलो 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 मैं एक्टिवेट हो गया, अब तुम भी एक्टिवेट हो जाओ। एंजियोटेंशन एक्टिवेट हो गया, वो कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंशन फर्स्ट में और देन सेकंड में, और फिर उसकी वजह से क्या होता है, वेसल्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। अभी तो डायलेट चल रही थी ना, डायलेट हो रखी थी, देखो डायलेट हो रखी है ना, तो डायलेट होने की वजह से हमें करानी कॉन्स्ट्रिक्ट, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ जा रहा है। वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, अब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए तो बीपी बढ़ गया, जीएफआर भी बढ़ गया। अब एंजियोटेंशन सेकंड ही डायलेट होता है। ये देखो पूरा ऐसे डायलेशन का कौन कॉज बना, एंजियोटेंशन सेकंड कॉज बना। लिवर के अंदर क्या हो रहा है, लिवर जो है वो एंजियोटेंशन हार्मोन को प्रोड्यूस और सिंथेसाइज करा रहा है, किस लिए, क्योंकि वो किडनी के पास पहुंचा सके। ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये तो देखो आप लोगों को सबको पता है, वाटर लव्स सोडियम एंड सोडियम नॉट लव्स वाटर। और सोडियम को कौन प्यारा है, सोडियम को प्यारा है ऑक्सीजन, और O2 को प्यारा है मोनोऑक्साइड। अब देखो एंजियोटेंशन सेकंड क्या काम कर रहा है वो देखते हैं, क्योंकि वो तो भाई वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा है। तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो क्या हुआ, वेसल्स अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो बीपी भाई बढ़ गया और जीएफआर भी बढ़ गया। अब ये क्या कर रहा है, एक्ट ऑन एड्रेनल कॉर्टेक्स, किस पे एक्ट कर रहा है, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जाके एक्ट करेगा। ये भी हार्मोन है एड्रेनल, वो भी सब कुछ मैं आपको एंडोक्राइन में पढ़ाऊंगी ना, तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये एक्ट कर रहा है एड्रेनल कॉर्टेक्स पे और एक्टिवेट करा रहा है एल्डोस्टेरॉन को। और जब एल्डोस्टेरॉन एक्टिवेट हो रहा है तो उसमें सोडियम वाटर ऑल्सो रीअब्सॉर्ब, सोडियम और वाटर रीअब्सॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से बीपी नॉर्मल हो रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, और जीएफआर नॉर्मल हो रहा है, माफ करना, बीपी नॉर्मल हो रहा है और जीएफआर भी नॉर्मल हो रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए मैं थोड़ा सा आपको इसमें दिखाती हूँ, देखिए। हाँ देखिए, इसमें जैसे दिख रहा है आपको, वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से बीपी बढ़ गया, जीएफआर भी बढ़ गया। इसमें क्या होगा ना, ये एंजियोटेंशन सेकंड एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जाके काम करेगा, और एड्रेनल कॉर्टेक्स पे जब काम करेगा तो वो एक्टिव करा देगा एल्डोस्टेरॉन को। और अगर एल्डोस्टेरॉन एक्टिव हुआ तो रीअब्सॉर्ब कराता है एल्डोस्टेरॉन, सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कराता है। सोडियम और वाटर का रीअब्सॉर्प्शन जैसे ही वो करा लेगा वैसे ही बीपी नॉर्मल और जीएफआर भी नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि इससे आपको क्या समझ में आया, इससे मैं आपको बताती हूँ, ये भी बहुत किडनी एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, हमारे हार्ट के साथ जुड़ा हुआ होता है। यही हमारा बीपी बढ़ा सकता है और बहुत कम भी कर सकता है। सिर्फ एक चीज एडीएच, जो हमारे बीपी को रेगुलेट कराने में भी हेल्प कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। समझ गए बात। क्योंकि अगर सोचो, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो भी बीपी बढ़ रहा है, डायलेट हो गया तो बीपी बढ़ रहा है, और क्या नाम है, घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है, कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है। लेकिन हमें तो नॉर्मल कराना है ना, तो इस नॉर्मल कराने के लिए हमें जो जरूरत पड़ेगी वो एंजियोटेंशन की पड़ेगी। इसके अलावा और जानते हैं, थोड़ी सी बारे में और बात कर लेते हैं। एएनएफ के बारे में बात कर रहे हैं। एएनएफ का मतलब होता है एट्रियल नेट्रेटिव फैक्टर, एट्रियल नेट्रेटिव पेप्टाइड, पेप्टाइड भी बोलते हैं इसको। ये होता क्या है, ये एट्रियम से सेक्रेट होता है, इसका भी काम बीपी बढ़ाना और जीएफआर को बढ़ाना होता है। ठीक है, एट्रियम सेक्रेट करता है एएनएफ और एएनपी को, यही एएनएफ और एएनपी है, यानी कि एट्रियल नेट्रेटिव फैक्टर और एट्रियल नेट्रेटिव पेप्टाइड। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में ये क्या कर रहे हैं, ये वेजोडाइलेट हो रहे हैं, वेजोडाइलेशन एक नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, आरएएस इनहिबिट बाय एएनएस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है। आरएएस जो है, आरएएस
तो आज हमने रास मैकेनिज्म के बारे में सारा कुछ जान लिया है। फिल्ट्रेशन कैसे होता है, सेक्रेशन कैसे होता है, सारी जानकारी आज मैंने आपको बता दी है कि रेनिन का फॉर्मेशन एंजियोटेंसिन सेकेंड या एंजियोटेंसिन सेकेंड से बनना रेनिन का, ये सारी चर्चाएं मैंने आज आपको बता दी है। ठीक है, इसके अलावा जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और मुझे आगे क्या पढ़ाना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगली वीडियो में मैं किडनी स्टोन के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। रीनल कैल्कुलाई बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी रहता है, काफ़ी बच्चे क्यूरियस रहते हैं इस बारे में जानने के लिए। तो हम नेक्स्ट टॉपिक किडनी स्टोन का लेते हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन ज़रूर होइए, वहाँ पे आपको PDF मिलती है, स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स मिलते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है, मुझसे और सारे टीचरों से बात करने का आपको मौका मिलता है। ठीक है, और वो भी आपको जवाब देंगे। ठीक है, मैं तो दूंगी ही दूंगी। और भी जो टीचर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पढ़ा रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ा उन्हें लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ठीक है, और आपको PDF मिलेगी, आप जो बताएंगे हम वहाँ से PDF ला के देंगे। अगर आपको PR यादव की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बुक चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी मैं आपको करा दूँगी, पर आप मेरे को बिल्कुल कमेंट में बताओ कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और आगे हम किडनी स्टोन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। ठीक है, बाकी बातें करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते दोस्तों, बाय।